हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, है ना। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम लोग को ना स्फीयर के बारे में समझना पड़ेगा कि स्फीयर का टाइप क्या होता है ना, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं ना। हॉलो स्फीयर दे देगा, मेटालिक नॉन मेटालिक स्फीयर दे देगा, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दे देगा, सॉलिड स्फीयर दे देगा। तो पहले हम लोग स्फीयर का टाइप देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्फीयर में पहले दो टाइप हम लोग लेते हैं ना, एक लेते हैं सॉलिड स्फीयर और एक लेते हैं हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब जो अंदर का पूरा वॉल्यूम है उसमें मास होगा, और हॉलो स्फीयर मतलब जो अंदर से खोखला होगा, है ना। तो इसका दो टाइप क्या हो गया, तो पहला टाइप हो गया सॉलिड स्फीयर और दूसरा टाइप क्या हो गया इसका, हॉलो। नाम से ही लग रहा है, क्लियर है। और हॉलो को वो बहुत बार क्या बोलता है, सेल भी बोल देता है, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है, अंदर का जो मास है ये भरा हुआ है, अंदर का जो वॉल्यूम है ये क्या है, भरा हुआ। और सेल का मतलब क्या है, बाहर का परत है, बाहर का सरफेस है ना, सिर्फ सरफेस है, सरफेस है। और ये अंदर क्या है, अंदर खाली है, ठीक है। इसमें क्या है, अंदर का जो वॉल्यूम है उसमें मास भरा हुआ होगा, है ना। और इसमें क्या है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो खाली है। अब क्या है, इसका भी टाइप है, तो दोनों का सेम टाइप होता है ना। सॉलिड स्फीयर का बात करेंगे तो इसमें भी होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, और जब हॉलो का बात करेंगे तो उसका भी टाइप होगा कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो इसका क्या क्या टाइप हो सकता है, कंडक्टिंग, नाम से समझ रहे हैं कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग। और एक क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग। इसका भी टाइप लेंगे तो इसका भी सेम दो टाइप होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। चलिए, तो अब समझते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है। तो जो चार्ज का ट्रांसफर करता है या जो मेटालिक होता है स्फीयर, जो मेटल का बना हुआ वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। उस पर जब आप चार्ज डालोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या उसको बोल सकते हैं आप कि चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। और जो कंडक्टिंग है तो मेनली ऐसा स्फीयर मेटल का बना हुआ होता है। नॉन कंडक्टिंग मतलब वो क्या है, इंसुलेटर है, या उसको आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। इसमें आप जहाँ पे चार्ज पुट करोगे चार्ज वहीं पे रहेगा, चार्ज का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लो एक स्फीयर है, ये कंडक्टिंग है ना, और सॉलिड स्फीयर में ही है। तो चलो इसमें आप कुछ चार्ज पुट किए, तो क्या चार्ज पुट किए तो चार्ज यहीं पे रहेगा, या चार्ज अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जब सेम नेचर का चार्ज है तो आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और चूंकि ये मेटल का है, चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज मूव करता है। तो चार्ज मूव करके क्या कर जाएगा, चारों चार्ज का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण। अगर यही कंडीशन आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में लेते और चार्ज को जहाँ पे भी आप पुट कर देते, इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है, लेकिन चूंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, ये मेटल का नहीं बना हुआ है, इसलिए इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। इसमें जब आप चार्ज डालते हो तो चार्ज के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सरफेस पे रहे, है ना, क्योंकि इसमें अंदर का तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो इसमें जब आप चार्ज पुट करोगे तो चार्ज कहाँ पे पुट करोगे, सरफेस पे ही पुट करोगे, है ना। तो अगर ये कंडक्टिंग है और चार्ज अगर सरफेस पे पुट कर रहे हो, अगर कंडक्टिंग है और चार्ज सरफेस पे पुट कर रहे हो, तो चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये हॉलो स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है, तो जैसे आप चार्ज पुट करोगे तो चार्ज जहाँ पुट करोगे चार्ज वहीं पे रह जाएगा। तो कंडक्टिंग में कैसा डायग्राम है, मान लो आप ऐसे चार्ज डाल दिए तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा देर बाद, ये थोड़ा देर बाद हो जाएगा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में आप चार्ज जहाँ पे भी डालोगे, ये चार्ज यहाँ पे मूव नहीं करेगा। यहाँ पे चार्ज मूव करता है, यहाँ पे चार्ज मूव नहीं करेगा, फिर से यहाँ पे चार्ज मूव करता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में, ठीक है। तो स्फीयर का टाइप हो गया। इसके बाद आप लोग को पोटेंशियल पढ़ना है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, तो इसमें जो तीन स्फीयर है उसका नेचर एक जैसा है, उसके लिए हम लोग सेम इक्वेशन डिराइव करते हैं। जैसे देखिए, जब भी आप हॉलो स्फीयर का बात करते हैं तो वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उस पर चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, है ना। उसका मजबूरी है, अंदर वॉल्यूम में मास है ही नहीं, तो सिर्फ वो अंदर से खोखला है, तो चार्ज कहाँ रहेगा, तो सरफेस पे ही रहेगा। इसमें देखिए
अगर इसमें कंडक्टिंग का बात करते हैं तो चार्ज को अंदर डालिए या बाहर डालिए, चार्ज मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है और चार्ज में रिपल्सन के कारण चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे। तो इसमें भी चार्ज सरफेस पे आ गया, चार्ज इसमें फाइनली कहाँ पे आ गया, सरफेस पे, चाहे आप चार्ज कहीं पे पुट करो। और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें भी चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे, क्योंकि अंदर है ही नहीं कुछ, अंदर खोखला है, तो इसमें भी चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे। तो ये 3 कंडीशन में चार्ज हमेशा सरफेस पे ही होगा, है ना, इसका मजबूरी के कारण अंदर कुछ है ही नहीं इसीलिए। और ये क्या है, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे जा सकता है, सरफेस पे जा सकता है। तो ये इसमें भी चार्ज सरफेस पे होता है, इसमें भी चार्ज सरफेस पे होता है, इसमें भी चार्ज सरफेस पे होता है। तो जो हम लोग फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा और इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग जो पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, तो कैसा चार्ज स्फीयर होना चाहिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर में सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग होना चाहिए, या हॉलो स्फीयर हो सकता है, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है ना, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, चार्ज इस पर क्यू है और जो उसका रेडियस है उसको बड़ा वाला आर से रिप्रेजेंट किया, और जो डिस्टेंस आर पे आपको पोटेंशियल लेना है। तो आपको फर्स्ट केस हम लोग क्या लेते हैं कि पोटेंशियल स्फीयर से बाहर ले रहा है ना, फिर सेकेंड केस लेंगे कि जो पोटेंशियल है वो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पी पे लेना है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका पॉइंट पी है वो स्फीयर से बाहर है, तो जो दूरी होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। तो हम लोग केस में क्या लिखते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, और उसमें जो दूरी है जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना है वो जो पॉइंट है वो रेडियस से बड़ा है, तो रेडियस से बड़ा कोई पॉइंट होगा तो वो ऑलरेडी स्फीयर से बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला पुट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। क्या बोल रहा है फार्मूला, पोटेंशियल का डिफरेंस बता रहा है, इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट है डी आर। डी आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, सेंटर से जो भी दूरी होता है वो दूरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे चालाकी से क्या करना है, हमें 2 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना है कि आसानी से इसका आंसर आ जाए। तो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको क्या, पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो फाइनल पॉइंट का है मेरा P पॉइंट है, माइनस पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी था, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेना है। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करिएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R², ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। कॉस किसके किसके बीच का एंगल है, E और dr के बीच का एंगल है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो सेंटर से दूर होता है, तो सेंटर से दूर इधर की तरफ ये भी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, तो cos 0 डिग्री हो गया, है ना। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये टर्म मेरा जैसा का तैसा रह गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, V एट पॉइंट P माइनस V इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक आपको लेके आना है इंटीग्रेशन को, तो आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट P तक, है ना। तो ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया कितना, R E इंटू डी आर। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग क्या लिख देंगे कि एज वी नो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको इस टर्म में पुट कर देना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है और आंसर ले आना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या डालते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई R², और उसके बाद कौन सा टर्म है, डी आर है, डी आर है। कुछ नहीं करना, बस अब इंटीग्रेशन कर देना है। और इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे अभी हम लोग लिख चुके हैं इसको, एज वी नो वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू जो भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे, K कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है। ये दूरी है वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो दूरी वेरी करेगा। तो वेरिएबल उसको अंदर रहने दे, तो माइनस कांस्टेंट का वैल्यू KQ इंटीग्रेशन है ना dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dr के रिस्पेक्ट में, तो होता है क्या, इंटीग्रेशन आप लोग से उम्मीद है आता होगा है ना, तो हो जाएगा -1/r। वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक हम लोग आ रहे हैं है ना, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, माइनस KQ। चलिए इस टर्म में क्या डालेंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1/r के टर्म में पहला टर्म क्या डालेंगे r, तो 1/r माइनस 1/, और r के जगह आप इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कौन सा वैल्यू होता है पता है, 1/इन्फिनिटी कितना हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। ये मैथ कर लेंगे आप लोग, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई r। तो ये आपका नन्ना मुन्ना छोटा मोटा फॉर्मूला आ गया है ना। चलिए, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है ये हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या करना है, बहुत इजी प्रॉब्लम था है ना। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, कौन से चार्ज स्फीयर के लागू होगा, जिसमें चार्ज सरफेस पे रहता है ना। तो 3 तरह के स्फीयर में चार्ज सरफेस पे रहता है। खोखला अगर स्फीयर हो तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिव मैटर नहीं करता है, और अगर सॉलिड स्फीयर हो तो उसमें क्या होना चाहिए, मेटालिक होना चाहिए या कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिए, केस 1 लिए, जिसमें जो दूरी है जिस पॉइंट पे निकालना पॉइंट स्फीयर के बाहर है ना। तो जो पॉइंट का दूरी है r दूरी है वो रेडियस से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, गॉस लॉ अप्लाई करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट कर लिया है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट कर दिया है। बहुत चालाकी से एक पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी ले लिए और दूसरा पॉइंट P ले लिया, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसको जब मैथ सॉल्व करेंगे, मैथ लगा के सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल पहले भी बताएं स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का झंझट लफड़ा नहीं होता है। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरा केस इसका सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए है ना। बाय बाय।